जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज चलते हैं राजपूताना की तरफ। राजपूताना और राजपूत शब्द सुनते ही उन वीरों का स्मरण आ जाता है जो वीर थे, वचन के पक्के थे, संस्कारित थे। स्वाभिमान, देशभक्ति, त्याग, बलिदान, इन शब्दों के वे पर्याय थे। अपनी मातृभूमि के लिए सिर काटना और कटवाना उनके लिए मामूली बात थी। जो वचन दे दिया उसका पालन करने के लिए अपना बलिदान देने में बिल्कुल नहीं झिझकते थे। यदि ये राजपूत न होते तो आज यह तय है कि भारत कब का इस्लामिक राज्य बन चुका होता, अफगानिस्तान की तरह। कभी आपने सोचा कि अरबों के जो मल्लेच्छ थे, आक्रांता, उन्होंने जब 712 में सिंध पर कब्जा कर लिया था तो उसके बाद वे आगे अपना शासन क्यों नहीं बढ़ा पाए और अंततः लगभग 500 साल क्यों लग गए उन्हें दिल्ली में अपनी सल्तनत जमाने में, और वह भी पंजाब के रास्ते। वे गुजरात और राजस्थान की तरफ से आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। जाहिर है कि इन अरब आक्रांताओं को रोकने के लिए युद्ध भी हुए होंगे, लेकिन आखिर कहाँ है इन युद्धों का वर्णन? कहाँ है राजपूतों का वह बलिदानी इतिहास? भारत के इतिहास की पुस्तकें आखिर क्यों इन पर खामोश हैं? आखिर एक षड्यंत्र के तहत इतिहास के पन्नों से राजपूतों का इतिहास किसने गायब कर दिया? इसी पर मैं बात करूंगा आज, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। यह विनम्र अनुरोध है। महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर मोहम्मद गौरी के भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने तक के काल को भारतीय इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी, जबकि गौरी ने 1192 के दूसरे तराई युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली में अपने गुलाम को शासन सौंप दिया था। इस राजपूत काल में ही अनेक राजपूत वंशों ने आज के राजस्थान, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के कई हिस्सों और दिल्ली तक अपना राज स्थापित किया था। यही वह अवैध दीवार थी जिसे अरब आक्रांता भेद करने में असफल रहे, और बाद में जब दिल्ली में मुस्लिम सत्ता भी कायम हो गई तब भी राजस्थान इलाके में वे अपना उस तरीके का शासन नहीं कर पाए जैसे कि भारत के अन्य मैदानी क्षेत्रों में उन्होंने अपना शासन स्थापित किया था। राजपूतों के 4 कुल मुख्यतः प्रथम कहे जाते हैं। इनमें प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान शामिल है। चालुक्य जिन्हें सोलंकी भी कहा जाता है, लेकिन बाद के कालखंड में गुर्जर परिहार, चौहान, गुहिल, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, राठौड़ आदि कई राजपूतों के वंश बढ़े जिन्होंने राजपूताना क्षेत्र में शासन किया था। वैसे राजपूतों की उत्पत्ति पर एक वीडियो पहले से इस चैनल में है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अभी बात कर रहा हूँ मैं कि अरब के आक्रांता हों या तुर्क की तरफ से आने वाले या अफगानिस्तान की तरफ से आने वाले आक्रांता आखिरकार सिंध की तरफ से अपना शासन भारत में क्यों आगे नहीं फैला पाए और वे दिल्ली की तरफ उन्होंने पंजाब का रास्ता क्यों चुना था। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रांता था जिसने भारत पर पहला हमला किया था। कासिम अरब निवासी था। उसने 711 ईस्वी में पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया और 712 ईस्वी में सिंध तथा मुल्तान को जीत लिया था। यह वह पहला मल्लेच्छ था जिसने भारत के इन हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। क्योंकि भारत में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजनीतिक अस्थिरता शुरू हो गई थी और इसी का फायदा इन अरब मुस्लिम आक्रांताओं ने उठाया था। कासिम ने राजा दाहिर को इस युद्ध में हराकर सिंध पर अपना कब्जा किया था। सिंध भारतवर्ष का समृद्ध राज्य था और इसलिए अरबों ने इस पर पहले से ही नज़र लगाए रखी थी।
वो पहले भी हमले करते रहे, लेकिन वे पहले सफल नहीं हो पाए थे। राजा दाहिर की इस हार के लिए एक वजह यह भी कहा जाता है कि वहाँ पर बौद्धों ने अरबों का साथ दिया था। यह एक बड़ा कारण माना जाता है। खैर, अब बात करते हैं राजपूताना की। सिंध पर जब अरब आक्रांताओं का शासन हो गया था, तो आखिर वे कौन लोग थे जो कि उनको रोक रहे थे कि उनका शासन आगे की तरफ न बढ़े। इस पूरे कालखंड में कुछ युद्ध भी हुए होंगे और उनको रोका गया होगा। और यदि हम इतिहास की बात करें तो इसमें कहा जाता है कि नागभट्ट, मिहिर भोज, अजय राज चौहान, बिगरा राज यानी बिसलदेव चौहान, बापा रावल जैसे बहुत से राजपूत राजा हुए जो अरबों से लगातार लोहा लेते रहे। प्रतिहार राजवंश के राजा नागभट्ट के लिए तो मल्लेच्छों का नाशक जैसी उपाधि दी गई है। मल्लेच्छ तब अरब मुस्लिम आक्रांताओं के लिए यह शब्द गढ़ा गया था और बाद में यह सभी मुस्लिम आक्रांताओं के लिए मल्लेच्छ शब्द इस्तेमाल होने लग गया था। मिहिर भोज के लिए भी कहा जाता है कि उन्होंने अरब आक्रांताओं को मार भगाया था और इन युद्धों का वर्णन कई जगह भी मिलता है। लेकिन मेरा सवाल वही है जो पहले मैंने कहा था कि आखिर इन जो युद्ध हुए थे, जो अरब आक्रांताओं को रोक रहे थे, या फिर जो ईरान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से, या जो से तुर्क आते थे युद्ध के लिए, उनको जो लोग रोक रहे थे, जो राजा रोक रहे थे, जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे थे, आखिर इतिहास की किताबों में इन युद्धों का वर्णन कहाँ है? आखिर किसने इनको षड्यंत्र की तरह इतिहास की पुस्तकों से गायब कर दिया? गजनी का राजा महमूद गजनवी, जिसने सोमनाथ मंदिर को ढा दिया था, वह भी लूटपाट के लिए कई बार वह भारत पर आक्रमण करता रहा। कहा जाता है कि उसने 17 बार भारत पर हमला किया था। यहाँ तक कि उसने मथुरा पर भी हमला किया था। उसने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। 16वां जब उसने आक्रमण किया था तो उसका युद्ध गुजरात में जाटों से हुआ था और बाद में उसने बदला लेने के लिए 17वां आक्रमण किया था, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गया था और अंततः उसकी मृत्यु भी हो गई थी। आमतौर पर यह कहा जाता है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने लूटपाट के लिए ही यहाँ हमले किए थे और वे शासन नहीं करना चाहते थे। यह गलत है। यदि ऐसा होता तो फिर सिंध पे क्यों कब्जा किया गया, और जब वे जीतते चले गए तो दिल्ली पर उन्होंने सल्तनत कैसे कायम कर दी थी? वास्तव में जब वे कमज़ोर होते गए तो वो भाग जाते थे। ऐसे ही गुजरात में एक युद्ध है जिसको कहा जाता है कायंद्रा का युद्ध। यह 1178 में हुआ था और चालुक्य वंश के महारानी नायकी देवी ने मोहम्मद गौरी की सेना को बुरी तरह परास्त कर दिया था और गौरी बुरी तरह से इसमें घायल हो गया था और प्राण बचाकर वह भाग पड़ा था। और उसके बाद उसने कभी भी राजस्थान या गुजरात की तरफ से कभी भी भारत पर हमला करने की नहीं सोची और अंततः वह पंजाब के रास्ते भारत में घुस आया था। अब प्रश्न उठता है कि आखिर कायंद्रा के युद्ध को पाठ्यपुस्तकों में जगह क्यों नहीं मिली? उन्हीं युद्धों का क्यों वर्णन मिलता है जिसमें भारतीय राजा युद्ध हारते थे, जिसमें वे जीतते थे? उनको इतिहास की किताबों में वह स्थान क्यों नहीं मिल पाया जिसके वे हकदार थे? कायंद्रा के युद्ध से पहले भी, जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा, नागभट्ट प्रथम वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के थे और पुष्यभूति साम्राज्य के सम्राट हर्षवर्धन के बाद पश्चिमी भारत पर उनका शासन था। उनकी राजधानी कन्नौज थी। उन्होंने सिंध के अरबों को पराजित किया था और काठियावाड़, मालवा, गुजरात तथा राजस्थान के अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। सम्राट मिहिर भोज भी नागभट्ट प्रथम के ही वंशज थे। मिहिर भोज के ग्वालियर शिलालेख के अनुसार नागभट्ट ने मल्लेच्छ आक्रमणों को निष्फल किया था। अरब के मुस्लिम आक्रांताओं को, आक्रमणकारियों को ही मल्लेच्छ कहा जाता है। इतिहासकार आर.बी. सोमानी के अनुसार नागभट्ट ने एक अरब विरोधी संघ बनाया था और जिसमें गुहिला शासक बप्पा रावल भी उसके सदस्य थे। यानी अरब आक्रांताओं से या पश्चिम की तरफ आने वाले आक्रांताओं से युद्ध करने के लिए एक विरोधी संघ राजाओं का भी बनाया गया था। हालांकि इस बात को अधिक प्रचारित किया जाता है कि राजपूत राजा आपस में लड़ते ही रहते थे।
परंतु जब उन्होंने एक अरब विरोधी संघ बनाया था तो इसका उल्लेख बहुत कम मिलता है। इस तरह हम देखते हैं कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा कर लिया था, जबकि दिल्ली पर कब्जा करने के लिए लगभग 500 सालों का इन मुस्लिम आक्रांताओं को इंतजार करना पड़ा। यानी वे युद्ध तो करते थे लेकिन हार जाते थे और अंततः तराई के युद्ध में, जो कि हरियाणा के थानेश्वर को कहते हैं, 1192 के युद्ध में अजमेर और दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच जो युद्ध लड़ा था उसमें चौहान हार गए थे और इस तरह दिल्ली पर मुस्लिम शासन शुरू हो गया था। लेकिन यह आप जानते हैं कि यह शासन पंजाब के रास्ते से होकर आक्रांत आए थे, राजस्थान की तरफ से नहीं। बाद में मुगल काल में बहुत से उदाहरण मिलते हैं जिसमें महाराणा प्रताप पहले स्थान पर आते हैं। तो यह थी उन राजपूतों की गाथा जिनकी साहस, शौर्य, बलिदान के कारण ही लगभग 500 साल तक मुस्लिम आक्रांता भारत की ओर आंख नहीं उठा सके। हालांकि पश्चिम के मोर्चे पर यहाँ हिंदू राजा हारते रहे, लेकिन उसका एक बड़ा कारण ये भी रहा कि अफ़गानिस्तान पूरी तरह से बौद्धिज़्म में चला गया था और जो कि इस्लामिक आक्रांताओं के आसान शिकार बनते चले गए। तो यह थी राजपूतों की गाथा। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है इनको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। आऊँगा इस तरह की एक नई गाथा के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।